एक लड़की मुंबई आती है अपने माता पिता के साथ अभिनेत्री बनने का सपना लेकर, और अभिनेत्री बनने के इस जद्दोजहद में वो अल्टीमेटली मुंबई शहर में आके रुक जाती है, और निरंतर प्रयास से वो अपने जीवन में अभिनेत्री बनने की जो भागदौड़ है उसमें धीरे 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 वो काम शुरू कर पाती है, उसको काम मिलने लगता है, और जीवन में चलते 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 काफ़ी सारे जद्दोजहद के बाद एक दिन वो लड़की बड़े पर्दे के लिए फिल्म का भी निर्माण कर बैठती है, और बतौर अभिनेत्री उस फिल्म में वो काम भी करती है, बीइंग अ लीडिंग लेडी, और अपना बैनर एस्टेब्लिश करती है, प्रोडक्शन हाउस खड़ा करती है, और अपनी ये अभिनेत्री बनने के सफ़र के साथ साथ एक बतौर निर्मात्री उभर के आती है, और उसका सफ़र शुरू होता है। तो आज हमारे साथ ऐसी एक शख्स है जिनको मैं निजी तौर पे, निजी जीवन में, जो मेरी धर्मपत्नी भी हैं, उनका नाम रजनीका है, जो एक अभिनेत्री होने के साथ साथ बतौर निर्मात्री उन्होंने चट्टान जो फिल्म है उनका निर्माण किया, जो 1.5 साल पहले 2023 में 22 सितंबर को ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई थी। अभी वही फिल्म को वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने जा रही हैं, रिलीज़ होने जा रही है फिल्म चट्टान, जिसका डायरेक्टर भी मैं ही हूँ, और इसके आगे चट्टान के दूसरा भाग यानी कि चट्टान 2 रिवाइव, ये भी अभी इस साल बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर इसकी रिलीज़ होने वाली है पूरे भारत में। तो आज रजनीका जी से बात करेंगे और आप सबके सामने उनकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, पूरी कर्मकांड को लेके। रजनीका जी, मोस्ट वेलकम। नमस्ते। अच्छा, आप ये बात बताइए, आपने जब ये काम करना शुरू किया था, चट्टान 1 का जब प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी हुआ हमारी तरफ से, तो पहले तय था कि आप इसमें एक्टिंग नहीं करेंगी। आपने तय किया था कि मैं इसमें एक्टिंग नहीं करूंगी, बतौर निर्मात्री मुझे काम करना है इसमें, है ना? तो ये जो बतौर निर्मात्री ही आपको काम करना था, उसके बाद धीरे धीरे इस काम के अंदर आपकी एंट्री जो हुई वो किस वजह से हुई? क्योंकि लोगों की बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि इस फिल्म का निर्माता आप हैं, निर्देशक लेखक मैं हूँ, तो हमने घर के आर्टिस्ट को कास्ट कर दिया और इस तरह से वो आ गई, मतलब। तो ये थोड़ा हमें क्लियर बताइए। देखिए, एक्ट्रेस तो मैं शुरू से मतलब बॉम्बे आने से पहले भी मैं जब रांची में थी तो स्टेज, दूरदर्शन, AIR वहाँ जितना हो सकता था रांची में उस वक्त मैं ये 84 के ऑनवर्ड से, जब हम मुंबई शिफ्ट हुए इस काम के लिए, जब देव साहब मतलब देवानंद साहब ने कहा इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन बॉलीवुड यू शुड कम टू मुंबई। सो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको कुछ करना है तो आप मुंबई आ जाओ। तो हम लोग शिफ्ट हो गए, मेरे डैडी भी यहाँ शिफ्ट हो गए ट्रांसफ़र लेकर। मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया। मैं बहुत ब्रीफली बताती हूँ। मैंने अच्छे से स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं, तब तो ये सब सोशल मीडिया नहीं था, हमको मायापुरी से नंबर मिल जाता था, एड्रेस मिल जाता था, लैंडलाइन नंबर, हम 10 बार उनके दफ्तरों में जाते थे फ़ोटो शूट करके। तो फिर मैं फिल्मों का ऑफ़र मुझे नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला बोलूँगी नहीं, तो फिर मुझे बहुत फिल्मों का ऑफर खुल के बताइए। फिल्मों का मुझे उस वक्त के जितने भी बड़े प्रोड्यूसर्स थे, रनिंग प्रोड्यूसर्स थे, सबने काम ऑफर किया, ऐसे नहीं, क्योंकि मैं मॉडलिंग भी कर रही थी साथ में और मेरा ये जो था उस समय मुझे मिल रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं थी। उतने कम उम्र में भी मैं समझ गई थी कि मुझे इस दलदल में इस तरह से पाँव नहीं रखना कि मैं अपने परिवार से दूर हो जाऊँ, मैं और भी कुछ करूँ जो मुझे नहीं करना थी, इसको फॉर मुझे नहीं करना था। तो फिर मैंने सीरियल में काम शुरू किया। चॉइस था आपके पास कि भाई ये कर लो या तो मत करो। तो आपने नहीं करना मुनासिब समझा। और कुछ प्रोड्यूसर्स थे जो मतलब ये थे मेरे हिसाब से सही थे, जिन्होंने मुझे कास्ट किया, तो वो आगे कर नहीं पाए, फिल्म नहीं बन पाए, क्योंकि वो भी आगे के शर्तों में नहीं जाना चाहते। तो मैं उनको तो बोलूँगी कि वो अच्छे लोग ही थे, अच्छे लोग सभी हैं, सबका ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में सब लोग अच्छे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप करें ना करें, चॉइस इंडस्ट्री में सब कुछ तो कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता। मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आपको जबरदस्ती नहीं दी जाए, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत
कीजिए, नथिंग, कोई भी ग्रज माइंड में नहीं रखते। तो फिर मैं सीरियल करने लग गई। सीरियल तब तक करती रही जब मैं 90 डेज का पेमेंट सेक्टर नहीं है, और 90 डेज का पेमेंट सेक्टर जब आने लगा, पहले क्या होता था, हमको मंथली चेक मिलते थे या 15 दिन में जो भी सीरीज मैं करती थी, और मुझे कभी फॉलोअप नहीं करना पड़ता था। खुद प्रोड्यूसर के वहाँ से तो आपका चेक रेडी है, किसी को भेज दीजिए, या आप कहाँ शूट कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाला अब अपना ही, अगर किसी उसी प्रोड्यूसर का मैं शूट कर रही हूँ तो वो आके देकर जाते थे चेक कैश जो भी होता था। उसके बाद 90 डेज सेक्टर में आने के बाद 90 डेज वाले 1-2 सीरियल मैंने किए, बट मुझे लगा कि मैं मतलब डेली आ रही हूँ, जा रही हूँ, मैं सुबह 4 बजे निकल के जा रही हूँ 7 बजे की शिफ्ट के लिए, फिर मैं रात को 2 बजे आ रही हूँ, बट मेरा पेमेंट मुझे 90 डेज बाद मिलेगा। तो एक ये होता जा रहा था, मतलब स्टैग्ड होता जा रहा था। पहले वाला माहौल भी नहीं रहा, मतलब खत्म हो रहा। पहले का एक फैमिली थी, तो डायरेक्टर डिसाइड करते थे कि ये वाला कैरेक्टर सीरियल में ये करेगी, पहले ये होता था। हाँ, और कभी तो प्रोड्यूसर भी बोलता है कि वो मेरे वो वाला सीरियल में कर रही है, तो उसको भी उसमें एक कैंप पे अगर 4 काम हो रहे तो आर्टिस्ट ऑलमोस्ट कॉमन ही होता है। ऐसा हुआ है, लेकिन चैनल्स को भी उस टाइम ऑब्जेक्शन नहीं मनीष होता। गोस्वामी के सिद्धार्थ सिनेविशन की एक सीरियल करने गई थी अधिकार, उसके बाद जिसमें मैं असिस्टेंट हुआ करता था, तो उसमें उसके बाद मुझे बोलना नहीं पड़ा, उनके वहीं से आ जाता था। आप अधिकार करती थी और उसके बाद आशीर्वाद भी करती थी। फिर मैं नीना गुप्ता के साथ काम करती, नीना गुप्ता जी के साथ उनके हाउस में, तो वो कभी बोलती थी रजनीकांत ये आया है, करना है, लाइक दैट। इवन पार्थो मित्रा जी डायरेक्टर थे, उनका तो एक पूरा था कि हाँ उसको बुला लो, उसको बुला लो, तो वो बाद में खत्म होने लगा। एक तो ये 90 डेज, उसके बाद एक मतलब सब कुछ कास्टिंग का ये होने लग गया, तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है इस तरह, 90 डेज में मुझे नहीं फंसना है। तो अभी मुझे आपकी बातों से इतना समझ में आ रहा है कि जो फिल्में उस टाइम आपको लेके बनाने के लिए काफी जो निर्माताओं ने कोशिश की थी, जो नहीं बन पाई थी किसी कारण से, आप बता रहे, तो उस टाइम से आपके दिमाग में कहीं एक कोने में था कि इन फ्यूचर कभी मौका मिले तो फिल्म में काम तो मैं जरूर करूंगी। कभी नॉर्मली कोई अगर काम नहीं दे रहा है तो एक ही रास्ता बचता है कि आदमी अपने लिए फिल्म बनाए और उसमें काम करे। तो आपने वो तय किया और उसी तहत आपने ये प्रोडक्शन शुरू की। जी, उसी तहत शुरू किया। लेकिन अगर शुरू आपने की तो 2 चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने पहले ये क्यों तय किया था कि उसमें आपको एक्टिंग नहीं करना है, सिर्फ उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी रहती थी। मैं काफ़ी बड़े फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन से लेके साउंड का जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है उसमें हम लोग बिजी रहते थे ज़्यादातर। आप भी रहे, मैं तो टेक्निकल डायरेक्टर का ऐसे अभी साउथ की जो बड़ी फिल्म, साउथ की पहले की जितनी भी बड़ी फिल्म है वो मैं डब कराती थी, इंक्लूडिंग डॉन नंबर 1। डॉन नंबर 1 के बाद मैंने सोचा कि मैं डॉन नंबर 1 मेरा डबिंग लाइन का पीक हो गया, शाहिद कुरैशी जी का डॉन नंबर 1 नागार्जुन का। उसके बाद मैं क्या करूं, उससे वो ब्लॉकबस्टर प्रोफेशन में उस टाइम पे वो बहुत सक्सेसफुल फिल्म। उसके बाद मुझे बोला एज अ डबिंग लाइन में मुझे, मैं ये करने तो आई नहीं थी, हाँ मैं ये करने तो नहीं आई थी। तो अभी मैंने डबिंग का काम लेना या वो पोस्ट प्रोडक्शन, हम लोग उस वक्त पोस्ट प्रोडक्शन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, चाहे वो रील वाला सिस्टम में हो या जैसे जैसे फॉर्मेट्स आए उसमें इतना ज़्यादा हम लोग ये हो गए थे। एक प्रोड्यूसर को ना पोस्ट प्रोडक्शन का नॉलेज होना बिल्कुल होना चाहिए। शूटिंग हो जाती है, प्रोड्यूसर हमेशा लटकता और फंसता पोस्ट प्रोडक्शन में ही है। पोस्ट प्रोडक्शन के समय प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं होते, ना प्रोड्यूसर स्टूडियो को को देने पूरा के ना लिए, निचोड़ देते हैं पूरे स्टूडियो को देने जो के भी लिए लोग, हाँ सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, प्रोड्यूसर को बेसिकली पोस्ट प्रोडक्शन में निचोड़ा जाता है। अगर आप 10 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, आपको 10 करोड़ में से 3 करोड़ आपको हटा के रखना पड़ेगा पोस्ट प्रोडक्शन। तो तब आपको जो बोला जाएगा आपको मजबूरी है वो करना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो उसमें वो तो फिल्म फिर तैयार होने में डिले होगी, कंप्लीट होने में, फिर रिलीज होने में असर पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर की एक तरह से मजबूरी हो जाती है उस वक्त कि उसको कैसे भी करे, उसके पास नहीं हो तो कहीं से लोन में पैसे उठाए, इंटरेस्ट में ले, कहीं से अपने पोर्शन में मैनेज करे, वो उसकी मजबूरी होती है। तो पोस्ट प्रोडक्शन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर any type of big producer, small producer, what type of producer may be, सबके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि फिल्म लेट जो होती है ना, शूटिंग कंप्लीट होने के बाद लेट होने का एक ही कारण होता है, वो है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में ही फिल्म लटकती है ज़्यादा। हाँ, आजकल तो इतना ज़्यादा हो गया कि या जब पोस्ट प्रोडक्शन से सब कुछ, ये भी एक सेक्टर हम लोगों ने सीख लिया जहाँ हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, हम पूरा संभाल लेते। सिर्फ टेक्नीशियंस जो काम करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के, वो वहाँ पे हमें ये नहीं किया जा सकता है।
हमें ट्रैप नहीं किया जा सकता, हमें क्योंकि फंसा हमें नहीं पता जा है सकता कि इसमें इतना लगेगा, इस मेरे बजट के हिसाब से मुझे पता है। और मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे लिए कौन सा पोस्ट प्रोडक्शन हाउस या कौन से पोस्ट प्रोडक्शन के टेक्नीशियन परफेक्ट है इतने लोगों के साथ काम करने के बाद। वो तो ठीक वो है। हो गया। उसके बाद जब मैंने निर्माण शुरू किया, हाँ, तो वही उस point पे आ निर्माण रहा हूँ। इसलिए किया क्योंकि बीच में आपकी हमारी शादी हो गई 2000 वो में। हो गई, तो हाँ, तो उसके काफी बाद पहले हो आपने डायरेक्शन की दूसरी जगह तैयार शुरू किया काम। तो आप जिस प्रोड्यूसर के लिए काम करते थे उन लोगों का आप पूरा टीम सेटअप करते थे। जी। तो कभी आपका प्रोड्यूसर भाग जाए, तो कभी आपके बहुत बार प्रोड्यूसर हुआ। हीरोइन लेके चला जाए, जी। कभी कुछ हो जाए। नहीं, मैं वो पॉइंट पे आ रहा हूँ जो आपको जो मैंने पूछा है, हाँ। वो पॉइंट पे आइए कि आपने बतौर आप अभिनेत्री होने के बावजूद आपने जब निर्माण शुरू किया, आपने ये क्यों तय किया कि उसमें आपको कहाँ एक्टिंग नहीं करना है, सिर्फ निर्माण करना हाँ, है? ये मुझे क्यों? उस वक्त ऐसा लगा था कि मुझे नहीं करना है। क्यों? ऐसे पता नहीं, नहीं करना चाहूंगी। आप एक्ट्रेस बनने के लिए आई हैं, आप जब खुद निर्माण के क्षेत्र में उतर रही हैं और आपको फिल्म बनानी है, जो आपका ड्रीम रहा, उसमें आप काम नहीं करूंगी, ये सोच क्यों आया था? पता नहीं उस वक्त का कुछ कोई कारण तो कोई होगा। कारण नहीं था, पता नहीं क्या सोच के। मैंने तो आपको मना नहीं किया। नहीं। तो किसी ने कुछ कहा था या फिर नहीं, ऐसा ऐसे ही तय कर लिया था? फिर मैं देख रही थी आप मशक्कत कर रहे हैं, अच्छे एक्ट्रेसेस के पास जा रहे हैं, तो आपके कैरेक्टर को रजनी सिंह को 20 kg बहुत तकलीफ हुई वो तो। हाँ, तो कोई तैयार मैं नहीं नाम नहीं लूंगा भी, मतलब जितना मेरी फिल्म के बजट के अनुसार जहाँ तक जा सकता था स्टैंडर्ड में मैं गया। तो वो ये जो मोटा पतला ये जो फेज ना, पार्ट 1 to 90 की स्टोरी, फिर पार्ट 2 की आने वाली है आगे टाइप है, तो वो पूरा कंफ्यूज हो गए। हाँ। फिर उनका तय था कि भाई फिर 5-10 करोड़ मिल जाए तो फिर सोचे। तो वो हो नहीं पाया अपने से, अपना फिल्म उस लेवल का था नहीं कि भाई किसी को 5 करोड़ मेहनत ना दे जाते ले। तो फिर उस वक्त पापा मतलब मेरे डैडी जो है नरेंद्र नाथ गंगोपाध्याय, जो हमारी फिल्मों के प्रेजेंटर है, मेरे डैडी एन गांगुली और मेरी मेरे मम्मी ससुर जी। हाँ, और मेरी मम्मी जो दोनों इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम लोग आए थे तुम्हें लेकर यहाँ काम करने की। अब जब हम अपना बड़ा घर को सेल आउट करके छोटे घर में रह रहे हैं, और जब मैंने वो पैसे तुम लोगों को इनिशियल तौर पे दिया, इससे तुम काम शुरू करो, मार्केट से पैसा मत उठाना, क्योंकि मार्केट से पैसा उठाओगे तो पैसे के साथ शर्तें भी आती है फिल्म इंडस्ट्री, ब्याज भी लगता है, ब्याज से अलग और भी शर्तें जो हमारे घर के लोग नहीं कर पाते। तो फिर डैड ने कहा मैं और तुम्हारी मम्मी तुमको यहाँ पर लेकर आए थे, मैं अपने प्रमोशंस छोड़ के आया, काफी प्रमोशन छोड़ के उन्होंने जो ऑडिट डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आए, तो उन्होंने मेरी वजह से प्रमोशंस छोड़े। उनको कहा गया था कि आप आ रहे हो लेकिन आपको यहाँ द मोस्ट जूनियर रहना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग बात है। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों, कि तुमको क्यों नहीं करना, तो फिर तुमको हम लेकर क्यों आए थे, फिर मैंने क्यों छोड़ा, हम वहीं रहते। तो डैड ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, तुम्हारी मम्मी अभी नहीं है, मैं अभी हूँ, तो तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हम आए थे। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने डिसाइड किया ठीक है करते हैं। डिसाइड करने से पहले आपको मनाने में मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि आपने पहले बोला था नहीं मुझे एक्टिंग नहीं करनी है इसमें, मुझे सिर्फ फिल्म बनानी है, तो मैं करूंगी, लोग बोलेंगे ये रे वो रे, तो बेटर है कि मैं इसमें ना करूं। जब मैं बाहर कोई उस कैटेगरी के आर्टिस्ट सेट नहीं कर पाया बजट के अनुसार, एंड ये सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थे लोगों के दिमाग में, तो अल्टीमेटली मैंने आपको बोला कि ये काम करो, अभी ये रोल आप करो। हाँ, और आपने मुझे 1 महीने का टाइम, एक साल का टाइम दिया था वेट पुट ऑन करने के, नेचुरल वे। सब आप ऐसी थी, तो आपको मैं बोला था कि इसमें वजन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 90s की स्टोरी है, तो 90s की मध्य प्रदेश में जो घरेलू औरतें होती थी, वो लोग कोई आजकल की तरह 0 साइज वाले होते नहीं थी, खाते पीते घर की जो महिलाएं होती हैं, तो हृष्ट पुष्ट एकदम, मतलब ठीक ठाक एकदम, ताकि लड़ाई झगड़ा हो कहीं तो 2-4 घाव हो आराम से सामने वाले को रिसीव कर सके। तो उस तरह का लुक चाहिए था, बॉडी लैंग्वेज ऐसा चाहिए था, तो आपने उसको किया। तो अभी जो मेरा मेन एक चीज़ आपको पूछना है, फिल्म जब आप बनाती हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, आपके लिए फॉर्चुनेटली होगा, मेरे लिए तो फॉर्चुनेटली, आपके लिए पता नहीं, कि आपके पास दूसरे डायरेक्टर के लिए आप चॉइस नहीं रखती, आपकी हर फिल्म का डायरेक्टर अभी तक मैं ही हूँ, अभी तक जितनी फिल्म आप बना रही है उसका हर फिल्म का डायरेक्टर मैं ही हूँ, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो फिल्में आप बना रही हैं, इन फिल्मों को लेके आजकल जो डिजिटल मीडिया का जो रेगुलेशन चल रहा है चारों तरफ एक होता ना, जैसे आजकल सैटेलाइट का उतना वैल्यू नहीं रहा, सैटेलाइट राइट्स वगैरह का वैल्यू कम हो गया,
OTT का बहुत बड़ा क्रेज है आज के ज़माने में, कुछ सालों से चल रहा है, खासकर जब पैंडेमिक आया था उसके बाद जो सिचुएशन आया, बोला गया था, डराया गया था कि थिएटर बंद हो जाएंगे जीवन भर के लिए, अब कभी खुलने वाली नहीं, तो जो करना है इसमें ही करना है, तो उससे तो हम बाहर आ चुके हैं। तो अभी जो फिल्में आप बना रही हैं, इन फिल्मों में आपकी प्रायोरिटी क्या है? डिजिटल मीडिया आपकी प्रायोरिटी है या क्या प्रायोरिटी है? मतलब आप फिल्म जो बनाती हैं, आपका इसके पीछे का जो दर्शन है वो क्या दर्शन है? इकोनॉमिकल एंड कल्चरल क्रिएटिविटी के तौर पे दोनों तरफ से आपका मेन थॉट्स क्या है? स्क्रीन थिएटर रिलीज, क्योंकि मैं सर्वे करती हूँ, लोग जितने लोग आजकल सोशल मीडिया से जुड़े हैं या जो भी लोग हैं, उनका कहना है कि पहले जैसे फिल्में बनती थी वैसे फिल्में क्यों नहीं बनती आज, जो हम जाके पूरे परिवार के साथ देख सकें। और थिएटर्स की कमी भी हो गई, काफ़ी सिंगल स्क्रीन बंद हो गया। हाँ, तो वो एक थिएटर कल्चर था, और उम्मीद भी नहीं है कि वहाँ पे फिल्म थिएटर सिंगल स्क्रीन कभी होने वाली है, पता नहीं होगी कि नहीं। लोग पहले जाते थे ना कि एक ही बाइक पे पूरा फैमिली जा रहा है, 5-6 लोगों का थिएटर देखने, वो कल्चर वाले लोग आज लोग थिएटर में नहीं जाते, लेकिन वो जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर पहले जैसी फिल्में बने, आजकल लोग कंटेंट करते हैं। कंटेंट क्या होता है? आप कुछ भी दिखा, कोई भी कंटेंट उठा, लोग वहाँ पे रिलैक्स करने जाते हैं थिएटर हॉल में और खुद को वो उसमें पाते हैं। तो अगर कोई आदमी ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, वो फिर डिप्रेशन वाली चीज क्यों देखेगा पर्दे पे? तो उसका वो अपना उसको रिलीफ चाहिए, उसको देख के और परेशान हो जाता है। जो होता है ना हीरो या आर्टिस्ट लार्जर देन लाइफ, हम देख रहे हैं, हम जो नहीं कर पाते हैं वो अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं या सनी देओल जी कर रहे हैं, वो मेरे कंसेप्शन का, अरे वो कर रही है, रेखा जी कर रही है, घोड़े चला के मार रही है, वो चाहिए, वो ग्रेस खत्म हो चुका है, वो चाहिए, वो होना चाहिए। कंटेंट मतलब ये नहीं कि आप एक तो इतने लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स आप पूछोगे तो वो भी फिल्म दिखाने के नाम पे, और फिल्मों में ना ठीक है इतना भी ज्यादा गाली गलौच नहीं होना चाहिए, ठीक, पता नहीं जिसका जो कंसेप्ट है। तो आपका मेन मोटो थिएट्रिकल रिलीज है, डिजिटल मीडिया आफ्टर दैट कोशिश रहेगी साल में 2 फिल्म करने की, जैसे जैसे अपनी कंपनी ग्रो करेंगे वैसे साल में 2। अभी तक हम लोग 2027 या 28 तक हम लोगों ने उसका डिस्क्लोज कर दिया। अभी साल में वो 2 नहीं है, लेकिन उसमें बता रहा हूँ आपकी तरफ से 2 है और मेरी तरफ से, कि मेरी भी प्रोडक्शन हाउस है, तो हर साल हमारे टारगेट में 3 फिल्म है, 2 आपकी तरफ से, 1 मेरी तरफ से। और मेरी एज अ प्रोड्यूसर मैं इसलिए बनी हूँ जैसे मुझे काम नहीं मिला, वैसे और भी लोग हैं जिनको काम नहीं मिलता, और भी टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स हो या टेक्नीशियंस, ऐसे बहुत टेक्नीशियन हैं जो बहुत काबिल, बट उसको उस फॉर्मेट में जाने नहीं दिया जाता है। तो आपका मोटो यही है कि जो मतलब टैलेंटेड परफॉर्मर हो, टेक्नीशियन हो, वो हमारा टीम वैसे ही है, वही लोग ढूंढते हैं। मुझे बहुत बड़ा शो ऑफ और ये सब नहीं करना है। सब कोई काम किया, जो बंदा मतलब समझ लीजिए जो भी आर्टिस्ट बनने मुंबई आया है या आई है या कोई टेक्नीशियन बनने आया, तो कम से कम हमारे जैसे मध्य वर्गीय परिवार के जो लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को देख सके कि हमारा बेटा गया, बेटी गई है, या बाप गया या भाई गया, वो कुछ कर रहा है, भरपूर कोशिश जहाँ पे उसकी एंट्री नहीं होती है। चलो हम बहुत बड़ा कुछ नहीं, हमारा बहुत बड़ा अरबों का बजट नहीं है, फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं, और बड़ा इतना बड़ा हमारे पास आर्टिस्ट चट्टान के अंदर ही देख लीजिए, इसका दूसरा भाग में आने वाली है, तो हमारे पास श्री गंगानगर कहाँ, वो एकदम पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, वो राजस्थान के, वहाँ से लेके बंगाल से लेके दिल्ली से लेके हरियाणा रोहतक से लेके साउथ से लेके कोई भी जगह छूटा नहीं, हर प्रांत प्रदेश से एक एक्टर हमारे इसमें मेन रोल कर रहे हैं, कर चुके हैं, पार्ट 1 रिलीज हो चुकी है फुल फ्लेज रोल में। ऐसा नहीं कि आयाराम गयाराम वाला रोल है, बाकायदा एस्टेब्लिश हुआ है, एकदम स्क्रीन पे बाकायदा समझ में। और भी कुछ बातें थी, क्योंकि मैं ज़्यादा, क्योंकि बीच में मेरा एक्टिंग में बहुत बड़ा गैप हो गया था, जब मैंने 90 डेज वाला काम छोड़ा सीरियल का, तो लोग मुझे समझते थे कि मैं पोस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड हूँ, या मैं मेरे बारे में बोलते थे वो फिल्म क्या बनाएगा, डबिंग करती हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, डबिंग डायरेक्टर है, डबिंग डायरेक्टर। उनको पता नहीं कि हमने जीवन शुरू किया बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, काम सीखने के बाद, डायरेक्शन करने के बाद हम वहाँ शिफ्ट किए। मजे की बात मैं अभी आपको कहना चाहती हूँ, मेरे पोस्ट प्रोडक्शन हाउस में जहाँ पे मेरा पोस्ट प्रोडक्शन होता है,
वहाँ के जो ओनर है उनको पूछते हैं, अरे इन लोगों ने जो फिल्म की आपके यहाँ सब कुछ हुआ, एडिटिंग वेडिटिंग डबिंग मिक्सिंग, ठीक ठाक फिल्म है, कैसे फिल्म है? वो लोग तो वही डबिंग करते थे, वो तो पोस्ट प्रोडक्शन संभालते थे। तो वो हमारा पोस्ट प्रोडक्शन जहाँ होता है वो बंदा भी बहुत पुराना ही है ना, तकलीफ से उन्होंने अपना सेटअप पूरा खड़ा किया। तो आज हमें खुशी है उनका खुद का सेटअप है, तो हमारा पोस्ट प्रोडक्शन वही होता है। तो वो बोलते हैं वो लोग तो शुरू से ही एक्टिंग या डायरेक्शन में बहुत बड़ी गलत नहीं है, लोगों को यही लगता है। मैं आपको ये काटना चाहूँगी, मैं इसलिए बोलती थी, अगर हमको मुंबई में सर्वाइव करना है और इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, आपको बहुत सारे तरीके से काम करना पड़ेगा। कि आपका एम है, ठीक है मैं किसी दिन डायरेक्टर बनूंगा, किसी दिन एक्ट्रेस बनूंगा या कुछ भी बनूंगा, लेकिन आपको जो यहाँ सर्वाइव करना है, आपका इस टाइम पे एक अमाउंट समझ लीजिए, अभी मिनिमम टू मिनिमम 50,000 का खर्चा है महीने का। ठीक है, वो है ना, बताए तो उसको सर्वाइव करने के लिए लोगों को इसी इंडस्ट्री में काम करके करना पड़ेगा। उसके लिए कोई भी काम कर सकता है। लोगों को समझा के फायदा नहीं, हर एक का अपना जीवन है। आपको हमारे को दूसरा काम आता नहीं, हमारा फील्ड ही है, तो हमको सर्वाइव के लिए कुछ भी अगर करना है तो हम इस फील्ड के अंदर रह के कर सकते हैं। बाहर जाके कहीं पर ठेले लगा के या दुकान खोल के रेस्टोरेंट खोल के तुम चला नहीं सकते, हमको आती नहीं। तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। उससे ये तय कर लेना कि भाई ये लोग इस तरह का काम करते हो, उनसे फिल्म मेकिंग नहीं हो पाएगा या फिल्म बना नहीं पाएंगे, ये सोच गलत। अब क्या करें, वो उसका प्रमाण तो ऊपर वाले ने दे दिया, काम आ रही है, एक काम करके ऑलरेडी लोगों के सामने हम ला चुके हैं, दूसरा भाग उसका आने वाली है, इसके आगे की तीसरी है, चौथी है, दूसरी फिल्में हैं। अब मैं एक दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, तो आपकी प्रायोरिटी है थिएटर रिलीज। तो अभी ये जो चट्टान हमारी रिलीज हुई 2023 के 22 सितंबर, उसके बाद अभी ये महीने कुछ दिनों में OTT में अवेलेबल हो जा रहा है। तो ये जो 1.5 साल का गैप है, तो आगे जो आपकी चट्टान या आपकी और भी जो दूसरी फिल्में हैं, उसका जो OTT रिलीज का मैटर, उसको आपने कैसे सेट किया हुआ? मैं अपनी कोई भी फिल्म को ना, मतलब मेरे रिलीज होने के 3 महीने बाद मैं कभी अवेलेबल नहीं करूँ, कभी नहीं कोई भी फिल्म मैं साल 1.5 साल बाद ही दूंगी। मतलब किस तरह से साल 1.5 साल मतलब रिलीज जिस टाइम पे हुआ उसके 1 साल बाद, 1 साल का कंटिन्यू। मतलब आपका कोई दूसरी फिल्म जब आने वाली होगी उससे पहले करें। हाँ। चलिए, ये तो सीरीज है। हाँ। सीरीज का सीरीज तो सब फिल्म की सीरीज है, ये थिएटर फिल्म की सीरीज है, फ्रेंचाइज है, पार्ट सीक्वल जिसको बोला जाता है। तो इसका तो एक लॉजिक समझ में आता है कि भाई पार्ट 2 के रिलीज से पहले आप पार्ट 1 की आप ये रिलीज कर रही हैं OTT, तो जब उसका 3 होगा तो 2 आओ। इसके अलावा तो भी तो आपकी फिल्म है ना, जो कोई फ्रेंचाइज नहीं है या सीक्वल नहीं हो, सिंगल शॉर्ट फिल्म है, तो उन फिल्मों के बारे में उनका भी मैं 1 साल का गैप रखूंगी, 1 साल बाद ही आएगा। 1 साल बाद? हाँ। कोई YouTube नहीं, कहीं YouTube पे तो कभी नहीं फिल्म में डालने दूंगी। मैंने तो डिजिटल ये सब हो रहा है अभी, कहीं भी YouTube पे डालने नहीं दूंगी। अपने राइट्स किसी को दिया नहीं। और एक चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, आप जब थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं, आप लोग वहाँ से लाइव करते हो। हाँ, सिनेमा आजकल बहुत ज्यादा चलता है, मोबाइल ऑन करके लाइव करते हो ना, ये मत कीजिएगा ना ही वहाँ से 5-5 मिनट का सीन उठा के देखिएगा, ये बहुत ज्यादा होता है। आप जाने अनजाने आप पायरेसी कर रहे हैं, क्योंकि इन द सेंस वो चीज प्रोड्यूसर का है कि जो चीज है प्रोड्यूसर, मैं थोड़ा बता दूं लोगों को, ये बात है वो प्रोड्यूसर का प्रॉपर्टी होता है। प्रोड्यूसर उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर उसको एग्जीबिटर को देते हैं। एग्जीबिटर मतलब सिनेमा हॉल, एग्जीबिशन जहाँ होता है, और बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, प्रॉपर्टी प्रोड्यूसर की होती है। और ये जो आप जाने अनजाने में करें, आप थिएटर जाइए, वहाँ पे वो ये लगे रहते हैं, स्टैंडीज रहते हैं, पोस्टर रहते हैं, उसके साथ फोटो खींचिए, लेकिन अंदर जाके आप लोग ऑन कर देते हैं, आधा घंटा 1-1 घंटा लाइव करते हैं। आप प्रोड्यूसर की जो ये है उसको आप एक तो बोलते फिल्में अच्छी नहीं बनती है, फिर आप बोलते हैं कि फिल्मों में जाने का नहीं, फिर थिएटर में जाके आपको क्यों लाइव करना, लाइव क्यों करना किसी और की चीज़, खुदा ना खास्ता भी लोग करते नहीं। किसी दिन आपके उस चीज़ को लेकर किसी ने आप पे पायरेसी एक्ट का ये कर दिया, आप जहाँ भी रहेंगे आपको वो ढूंढ लेंगे। हुआ भी है। हाँ, और तब आप उस पैसे को भरते नहीं बन पाएंगे। हुआ भी है। आप घर भी बेच देंगे, आप अपना जमीन भी बेच देंगे, लेकिन पायरेसी एक्ट के थ्रू अगर आप पकड़े गए तो आपको जो भरपाई करनी पड़ेगी, जो दंड मिलेगा वो बहुत खतरनाक होता है। ये मत कीजिए। मैं एज अ प्रोड्यूसर बोल रही हूँ, आप क्यों करते, पिक्चर देखने के पिक्चर एंजॉय कीजिए, या पिक्चर शुरू होने से पहले बताइए, मैं लीजिए सेल्फी लीजिए, पॉपकॉर्न खाते हुए लीजिए आप ये जो स्टैंडीज रहते हैं उससे उसके साथ फोटो,
लाइव क्यों करना, पूरी पिक्चर 2 घंटे की पिक्चर को लाइव कर देते हैं। वो पायरेसी एक्ट के बारे में जानिए, गूगल में देखिए, ग्रॉक में देखिए, देख लीजिए कितना बड़ा दंड होता है। और मुझे अभी तक ये नहीं पता होता है कि मैं ये जो बता रही छोटी छोटी बातें हैं, वो सोशल मीडिया हम लोगों के ऊपर बहुत सारे कानून लागू करते हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड, ये वो फलाना ढिमका चिमका एवरीथिंग। सोशल मीडिया खुद क्यों इन चीज़ों का अलाउ करते हैं? हम अगर एक चीज़ किसी का डाल देते हैं, अगर किसी ने वीडियो बनाया उसको डाउनलोड करके अगर हम उसको फिर अपने वॉल पे शेयर करते हैं तो तुरंत हमको वहाँ पे आ जाता है कि आपने किसी की चीज़ लेके शेयर की, आपको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो आप दूसरे की फिल्मों को 10-10 मिनट 15-15 मिनट डाल देते हो, इस पे सोशल मीडिया पे डाल देते हो, मजे ले रहे हो, आप मिलियन व्यू कमा रहे हो और आपको मिलियन व्यू का पैसा मिल रहा है, बट वो प्रॉपर्टी किसकी है? जिस बंदे ने अपना घर बार, बीबी के जेवर, फलाना ढिमका, लोग 100, 200, 400 लोगों को घर चलाने वाला, 100 लोगों का घर चलाने वाले की आप लोग इस तरह से उनके काम को खराब क्यों करते हैं? आपको पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता नहीं कि एक फिल्म बनती है 50 से 60 लोग तो डायरेक्ट कमाते हैं, जो यूनिट के मेंबर, उसके साथ पोस्ट प्रोडक्शन वाले कमाते हैं, उसके बाद पब्लिसिटी वाले में जो आते हैं, वहाँ पे जो कैमरामैन होते हैं, वहाँ पे जो पत्रकार होते हैं, वहाँ सब लोग कमाते हैं। एक फिल्म से कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1000 लोग कमाते हैं। पोस्टर लगाने वाला कमाता है, पोस्टर छुपाने वाला कमाता है, लगाने के चिपकाने वाले के जो बच्चे लोग होते हैं वो कमाते हैं। सबकी रोजी रोटी पे मत लात मारी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी 2 चीज मुझे को क्लियर कर दीजिए। एक तो देव साहब ने आपको उस टाइम बोला था कि इफ यू वांट टू वर्क इन बॉलीवुड तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। क्या आप बॉलीवुड में हैं? नहीं, मैं बॉलीवुड में नहीं हूँ। कहाँ है उस वक्त का बॉलीवुड? जब नहीं, मुझे संक्षेप में बताइए। संक्षेप में बताइए। 90s में आई थी ना मैं, वो बॉलीवुड तब बॉलीवुड था, तब तो मतलब एक साल तब बॉलीवुड नहीं होता था, तब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इतनी फिल्में बनती थी, इतने सिंगल प्रोड्यूसर्स थे कि साल में 50-60 फिल्में रिलीज होती थी। समझ लीजिए कितने 50-60 साल में 150-200 फिल्में रिलीज होती थी। कितने लोग कमाते थे। हर टेक्नीशियन, हर आर्टिस्ट ना 3-3, 2-2, 4-4 शिफ्ट में काम करता था। तो आप बॉलीवुड में नहीं? मैं तो आप अपने आप को बतौर निर्मात्री कहाँ डिफाइन करते हैं, कहाँ पाती हैं? बॉलीवुड में है, कहाँ है? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि बॉलीवुड भाई बॉलीवुड अलग जगह। एक चीज और, तो अभी जो 2 फिल्म, एक फिल्म आपकी रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी, एक फिल्म आने वाली इस साल, और इसके आगे की जो भाग है पार्ट 3, पार्ट 4 और दूसरी जो फिल्म है, ये सब जो फिल्में हैं तो नेचुरली हर साल जब आप 2-2 फिल्म बनाएंगी तो इस साल 2 फिल्म बनाने का जो बजट है तो नेक्स्ट साल जब आप 2 फिल्म और बनाएंगी तो उसका बजट एक जैसा तो रहेगा, थोड़ी तो बढ़ेगी। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगी? अगर आप OTT रिलीज इतनी इंस्टेंट नहीं करना चाहती हैं, साल भर में बाद आप करने वाली हैं, तो एक OTT से एक मुश्त रकम आती है। OTT के भरोसे तो मैंने फिल्म बनाना शुरू नहीं किया था, क्योंकि जब 2015 से हम लोगों ने सोचा कि अपना काम करेंगे तब OTT था ही नहीं, सैटेलाइट था। और लोगों को पता नहीं क्या कंसेप्शन हो गया है कि OTT घर में देख लेते हैं। कहाँ घर में देखते हो, टीवी चलता रहता है, तुम वहाँ बैठे फोन पे लगे पड़े रहते हो। उधर फोन टीवी चल रहा है, OTT में पिक्चर आ रही है, इधर तुम लगे हो, इधर तुम IPL देख रहे हो। एंड ऑफ द डे बोलता हाँ फिल्म देखिए, कोई जा रहा है, क्या देखा नहीं देखा मालूम नहीं, कोई हाफ पैंट पहन के बैठ के कुछ और बात कर रहा है मोबाइल पे। एक्चुअली फिल्म के प्रति ना एक्चुअली असम्मान है। आपको अगर देखना है ना ढंग से देखें, भले घर में देखें, कहीं भी देखें, और नहीं देखना है तो बिल्कुल ना देखें। पर उसको चला के अब दूसरा को टाइम पास वाला काम कर रहे हो, स्क्रीन पे चल रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका ध्यान भी नहीं है, ये इस तरह ना एक्चुअली होना नहीं चाहिए। जो निर्माता उसको बनाता है, जो डायरेक्टर उसको तैयार करता है, जो आर्टिस्ट उसमें काम करते हैं ना, उनको बड़ा दुख होता है अगर ऐसा कोई नज़ारा नहीं देखने को मिल जाए, तकलीफ होती है। तो हर काम का रेस्पेक्ट होना चाहिए। एनीवे रजनीका जी, वेरी नाइस टू मीट विद यू टुडे। आपने आपकी 2 फिल्म, जिसका दोनों का डायरेक्टर मैं हूँ, और दोनों फिल्में, एक फिल्म की OTT रिलीज होने जा रही है चट्टान की पार्ट 1, वो भी शायद 1.5 साल बाद। हाँ 1.5 साल बाद। मैं छोटा सा बोलती हूँ 1.5 साल बाद, क्योंकि OTT में नहीं आ रहा तो सब लोग बोले अरे कोई लेगा नहीं उनकी फिल्म। जैसे मेरी थिएटर पे फिल्म जब रिलीज होने वाली थी, उसके पहले तक लोगों ने बोला था आपकी फिल्म थिएटर में आएगी ही नहीं। हाँ, रिलीज ही नहीं हो पाई। कौन लेगा? यस। आज वो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मांगते हैं कि रजनीका जी आपने तो कर लिया रिलीज, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का नंबर हमें दीजिए। क्यों दो भाई? तो ये क्या होता है मालूम, यही होता है टारगेट फोकस रह के
काम को करने का नतीजा। जो आपको कुछ ना समझते हो, गिनती में रखते ना हो, वही एक दिन आपके पास आते हैं कि भाई आपका तरीका है तो हमें बताइए कैसे क्या करें। एनीवे, नाइस मीटिंग विद यू, नाइस टू टॉक टू यू। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बीइंग ए डायरेक्टर मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी फिल्म चट्टान OTT पे रिलीज होने जा रही है इस महीने, और आपका चट्टान का भाग 2 ये भी इस साल थिएटर में रिलीज होने जा रही है बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।